नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे योगी मॉडल की। जी, उत्तर प्रदेश विकास के हर मोर्चे पर नई इबारत लिख रहा है, नंबर 1 बन रहा है कई विकसित राज्यों को पीछे छोड़कर। तो इस पर सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद आज हमारी खास चर्चा होगी कि विपक्षी एकता में आम आदमी पार्टी ने चुनौती बढ़ा दी है, और इसके साथ ही और भी कई तरह के अंतर्द्वंद्व हैं, कई तरह की दुविधाएं हैं। राहुल गांधी के बयान लद्दाख में है, बिहार की जो कशमकश है दोनों पार्टियों के बीच वो भी है। इस पर खास चर्चा होगी। और फिर बात एक और मॉडल की, और वो मॉडल पंजाब का मॉडल, आम आदमी पार्टी का मॉडल, फ्रीबी वाला मॉडल, बिजली फ्री। वहां पर किस तरह से बिजली फ्री और बिजली चोरी मिलकर के पंजाब का कबाड़ा कर रही है, इस पर खास बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो रैगिंग का मामला है, उसमें जांच में जबरदस्त चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। विचारधारा के नाम पर गुंडागर्दी लंबे समय से वहां हो रही है। करेंगे इन सभी मुद्दों पर बात, पूछेंगे सवाल, लेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में नवनियुक्त सरकारी शिक्षकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई संदेश। कहा, देश के विकास में राष्ट्रीय चरित्र की अहम भूमिका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5,580 नवनियुक्त शिक्षकों को सौंपा बधाई पत्र। मणिपुर हिंसा मामले में रिटायर्ड महिला जजों की समिति ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी 3 रिपोर्ट। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल को रिपोर्ट देखकर सहयोग करने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कल्याण सिंह के पुण्यतिथि पर बीजेपी का आज हिंदू गौरव दिवस। अलीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री समेत दिग्गज नेता हो रहे हैं शामिल। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मंत्रालय का चिंतन शिविर गुजरात के केवड़िया में शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल के दौरान वित्त मंत्रालय की भूमिका पर चर्चा में की भागीदारी। दोनों मंत्रालयों के 100 से भी अधिक वरिष्ठ अधिकारी ले रहे हैं भाग। भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा सहित विभिन्न मुद्दों पर की जा रही है चर्चा। और भारी बारिश भूस्खलन से तबाही झेल रहे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की और बढ़ सकती है मुश्किलें। मौसम विभाग ने हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी समेत 7 राज्यों में अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी। पंजाब में बाढ़ की स्थिति गंभीर। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की, और ये जो एजेंडा है ये देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से अच्छी खबर। और ये खबर है कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से उत्तर प्रदेश बना बैंकों और पर्यटकों की पहली पसंद। और सिर्फ बैंकों और पर्यटकों की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश ने गरीबी उन्मूलन और शेयर बाजार निवेश में भी सभी राज्यों को पछाड़ दिया है और नंबर 1 बन गया है। बात बैंकों की करें तो बैंकों से फंड आकर्षित करने के मामले में 16.2% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश अब नंबर 1 बन गया है। जबकि साल 2013-14 में बैंकों से कुल प्रोजेक्ट फंडिंग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सिर्फ 1.1% थी, और अब 16.2%। जबरदस्त उछाल। गरीबी उन्मूलन के मामले में भी उत्तर प्रदेश ही अव्वल है। राज्य में 3.43 यानी करीब 3.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। शेयर बाजार की बात कीजिए, नए निवेशकों के मामले में भी देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा 31 करोड़ घरेलू पर्यटकों के साथ पर्यटन में भी उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में नंबर 1 पर आ गया है। उत्तर प्रदेश की आबादी देश भर में सबसे ज्यादा है,
लेकिन बीमारू प्रदेश आज निवेश के मामले में सबसे आगे है। और ये बातें कहां से आई हैं? ये बातें रिपोर्ट से आई हैं। भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च, भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पर्यटन मंत्रालय, आयकर विभाग और नीति आयोग की अलग अलग रिपोर्ट से ये बातें सामने आई हैं। साल 2016-17 में राज्य कर राजस्व लगभग 86,000 करोड़ रुपए था, जो साल 2021-22 में 1.47 लाख यानी 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का संकल्प रखा है, तो लगता है कि उस दिशा में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज का उत्तर प्रदेश चौतरफा विकास के मामले में नई इबारत लिखता जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 6 वर्षों में यूपी की पहचान बदली है और यूपी अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि देश का सर्वाधिक निवेश वाला राज्य बन गया है। पिछले एक सप्ताह की रिपोर्ट उन लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, क्या बदला है। उनको बताइए, सुरक्षा की गारंटी देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरता हुआ उत्तर प्रदेश देश का राज्य है। बैंकों की सेवाओं को बेहतर तरीके से उद्यमों तक पहुंचाने वाला अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे अधिक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। और यह वास्तव में उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल है। हमने बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को बाहर करके आज देश के विकसिततम राज्यों की ओर अग्रसर कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के सामने, उत्तर प्रदेश के बहनों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट नहीं है। आज कोई हमारी पहचान पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता और इसीलिए अलग अलग सेक्टर में हम लोगों ने इसके लिए व्यवस्थित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने जब काम करना प्रारंभ किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। तो योगी मॉडल का डंका बज रहा है, इसी के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे थे। हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। अजय, अलग अलग रिपोर्ट के हवाले से ये तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश की। कौन सी मुख्य बातें हैं? 3-4 चीजों की हमने चर्चा की कि वहां पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। कभी दूसरे राज्य नंबर 1 हुआ करते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सभी जगहों पर लगता है, लगभग अर्थव्यवस्था के सभी संकेतकों पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनता जा रहा है। क्या मुख्य बातें हैं इन रिपोर्ट्स की? देखिए लालचंद जी, ये जो तमाम आंकड़े आपने बताए हैं उसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करते हैं। आपसे थोड़ी कुछ समय पहले जब हमारा अर्थशास्त्र की पुस्तकों में बीमारू राज्य का जिक्र पढ़ते थे तो उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता था, जिनमें गरीबी बहुत ज़्यादा थी, रोजगार के उतने बड़े साधन नहीं थे, उद्योग धंधों की बात नहीं होती थी, निवेश नहीं आता था, लोगों को पलायन करके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे मेट्रो शहरों में जाना पड़ता था। थोड़ा सा वक्त बदला। इन राज्यों की जो बातें बीमारू राज्य के तौर पर होती थी, आज उत्तर प्रदेश की अगर आपने कॉन्टेक्स्ट लिया और बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया, उसके लिए बधाई मैं आपको देना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो देश के 4-5 राज्य ही हैं जो कि इसकी बात कर रहे हैं। उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, ये 5-6 राज्य हैं जो कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना रखते हैं। तो देश को अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, $10 ट्रिलियन लेकर के जाना है और 47 तक अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो ये विकास तो राज्यों से ही आना है, कार्य तो राज्यों में ही होता है। तो अगर अलग अलग राज्य अपने $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ते हैं तो आप समझिए $6 ट्रिलियन तो आपका पक्का हो चुका है इस $10 ट्रिलियन के रास्ते में। मुझे एक मौका मिला था लालचंद जी इस साल के शुरुआत में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसमें हिस्सा लेने का। जी। अगर सिर्फ मैं कुछ आंकड़ों के बारे में समझाने की कोशिश करूं तो उसमें 33 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए थे। अब आप कहेंगे कि बहुत बड़े संख्या में MOU साइन होते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट आता नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं कि 33 लाख करोड़ का केवल 20% आता है, 6-6.5 लाख करोड़ रुपए आता है, केवल 20%। मैं 80% नहीं मान रहा हूं क्योंकि वो आते आते देर लगता है MOUs को साइन करने में। ठीक है, अगर हम केवल 20% मान को चले तो 6.5 लाख करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आप एक तरह से उत्तर प्रदेश में देखेंगे।
अगर आप बजट देखें, बजट का साइज देखें उत्तर प्रदेश का, तो वो 6.5 लाख करोड़ रुपए है। यानी सरकार एक साल में 6.5 लाख करोड़ रुपए राज्य के विकास पर खर्च कर रही है। और उतना ही पैसा अगर प्राइवेट इंडस्ट्री से आता है तो उसका मल्टीप्लायर इंपैक्ट समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल 93 लाख लोगों को रोजगार मिलना, जो कि सबसे बड़ी समस्या है किसी भी बड़े राज्य के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दूसरे बड़े राज्य हो। रोजगार की समस्या बड़ी समस्या है। ऐसे में ये जो आंकड़े आए हैं सामने अलग अलग रिपोर्टरों के हवाले से, बहुत ही उत्साहजनक है। उत्तर प्रदेश का विकास करना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है। एक बात की और चर्चा जरूर करना चाहूंगा अजय, आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे लोग डिग्रियों का डंका बहुत पीटते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी मॉडल में जो कर दिखाया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है उन लोगों के लिए जो डिग्रियों का डंका पीटते फिरते हैं अपनी डिग्रियों का। देखिए, जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना शायद उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी सफलता आप कह सकते हैं। उसी इन्वेस्टर समिट के दौरान हमने स्मार्ट पुलिसिंग का जो एक नया चेहरा देखा उत्तर प्रदेश में, और आप यकीन मानिए कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जितने स्मार्ट इक्विपमेंट्स आप सोच सकते हैं, टॉप ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स, वो सब उत्तर प्रदेश पुलिस के पास है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की जो उन्होंने ट्रेनिंग की है वो वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग है। और आप देखिए कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में जो नक्सल प्रभावित जिले थे, किस तरह से वहां पर आतंकवाद को खत्म करने में भले ही धीमी गति से अंदर से ये काम किया गया हो, लेकिन अब स्पष्ट तौर पर निवेशक ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में आना सेफ है। मैं सफर कर रहा था हैदराबाद से दिल्ली में, वहां पे एक छोटी सी बच्ची जो कि अयोध्या यात्रा के लिए अपनी मां के साथ जा रही थी, उन्होंने कहा मुझे योगी जी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि मैं अब उत्तर प्रदेश में जाके सुरक्षित महसूस कर सकती हूँ। उसका वो स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट था मेरे लिए, वो 13 साल की बच्ची के लिए, जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पहले बच्चियों के लिए सुरक्षित नहीं समझा जाता था, अब वो कहती है कि मैं अयोध्या जा सकती हूँ, काशी जा सकती हूँ। और आप समझिए, अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य जैसे जो आध्यात्मिक पर्यटन का एक बहुत बड़ा जाल या फिर संभावनाओं का एक बहुत बड़ा समुद्र इस उत्तर प्रदेश के पास है। अभी उसके बहुत ही कुछ थोड़े से हिस्से को टैप करने की कोशिश की गई है, और 31 करोड़ का आंकड़ा आप देख रहे हैं ये कैसे नंबर 1 बन चुका है। आप देखेंगे कि जब ये पर्यटन स्थल और भी ज्यादा विकसित किए जाएंगे तो ये अपने आप में एक और नई कहानी कहेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, या फिर एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन हो, तीनों ही सेक्टर में उत्तर प्रदेश काफी बेहतरीन काम कर रहा है। इसलिए आपको ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। आप समझिए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा निवेशक आते हैं, गुजरात से सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में निवेश करने वाले आते हैं, लेकिन अगर आपको 1.65 लाख लोग एक साल में शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आ रहे हैं, तो समझने की जो नजरिया है उत्तर प्रदेश का बदल रहा है। थोड़ी सी समस्याएं जरूर हैं ब्यूरोक्रेसी को लेकर के या फिर फ्यूडल मेंटलिज्म को लेकर के, लेकिन अब लोगों को लगता है कि अब चारा है नहीं, उनको बदलना ही पड़ेगा और बेहतरी के लिए बदलना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप केवल रियल एस्टेट प्राइसेस का जायजा लें तो आपके बस में, शायद एक मिडिल क्लास के बस में अब जमीन खरीदना रह गया है, इतनी तेजी से वहां पर जो दाम बढ़ रहे हैं। तो सारे संकेत देते हैं कि इन्वेस्टर्स रेडी हैं आने के लिए। ये जो हम तमाम आंकड़े देख रहे हैं, इसमें निवेश है, इसमें पर्यटकों की भारी संख्या है, इसमें और भी तमाम आंकड़े हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में अगर ये मॉडल आज चमक दिखा रहा है तो इसमें सरकार की वो नीति जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी शामिल है और केंद्र सरकार तो है ही, विरासत के साथ विकास, वो अपना कमाल दिखा रहा है। 31 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी भी स्टेट का इकोनॉमी देखते हैं तो इकोनॉमी में एक रेवेन्यू सरप्लस है या रेवेन्यू डेफिसिट है, यानी जितना आप खर्च कर रहे हैं उतने कमा रहे हैं कि नहीं आप। देश के कुछ ही राज्य हैं जो कि रेवेन्यू सरप्लस हैं, उसमें उत्तर प्रदेश एक राज्य है जिसमें 1.65 लाख करोड़ रुपए का जो राजस्व है वो सरकार को मिलता है, जो सरकार घाटे में नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और जिस तरह से आपने 31 करोड़ का आंकड़ा दिया, जो ITR फाइल किए जाते हैं, SBI की रिपोर्ट जो कहती है 11.9 लाख ITR फाइल किए जाते हैं, हालांकि करोड़ों की संख्या है, ये संख्या और भी बढ़ सकती है। जी जी। जो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा नीति आयोग का आपने दिया लालचंद जी, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि देश में जहां 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली है पिछले 9 सालों में, उसमें 3.4 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश से हैं। ये शायद समावेशी विकास के लिहाज से बहुत सुकून देने वाली खबर है। और राज्य सरकार किस तरह से प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिहाज से या फिर अपने स्टेट में, अपने स्थानीय स्तर पर जो स्टेट सब्जेक्ट हैं उन पर जो योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए, ऑब्वियसली उसका असर दिख रहा है, तभी ये आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उसका असर दिखाई पड़ रहा है और योगी मॉडल हिट साबित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय।
इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से विश्लेषण करने के लिए तो हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए थे और उत्तर प्रदेश जो विकास की नई इबारत लिख रहा है ऐसी पर हम चर्चा कर रहे थे। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की क्या कुछ मुश्किलें बढ़ा दी है आम आदमी पार्टी ने INDA गठबंधन के अंदर, और तमाम कशमकश क्या कुछ इस गठबंधन के अंदर चल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। 20,000 10 ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर, और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। रास प्यारी, ये क्या लिखा है? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है DD न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि क्या कुछ उठापटक INDA विपक्षी गठबंधन के अंदर चल रहा है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की चुनौती के मद्देनजर वर्षों बाद कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी का गठन कर दिया। अध्यक्ष खड़गे का दावा है कि इसमें सभी वर्गों को भूमिका दी गई है। पार्टी ने यह लक्ष्य 2022 के उदयपुर चिंतन शिविर में तय किया था कि कार्य समिति में युवाओं की भूमिका बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर कार्य समिति कितनी कारगर भूमिका निभा पाएगी ये तो बताना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन विपक्षी गठबंधन को लेकर पार्टी की क्या रणनीति होगी ये भी सवाल अभी बना हुआ ही है। इस बीच CWC में अलका लांबा को शामिल करके पार्टी ने उनका कद बढ़ा दिया, जो कि केजरीवाल के खिलाफ अलका का तेवर बरकरार है। एक ट्वीट करके अलका लांबा ने केजरीवाल को ठग बता दिया। उधर INDA गठबंधन में चट्टानी एकता का दावा तो है, लेकिन इसी बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है और कांग्रेस पर जमकर बरस रहे हैं। केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को लचर बताते हुए दिल्ली से सीखने की हिदायत दे दी। तो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने केजरीवाल को चुनौती दी और कहा कि शीला दीक्षित सरकार के कामकाज पर वो उनसे बहस करने को तैयार है। दरअसल कांग्रेस की जो फ्रीबी की लिस्ट है और गारंटी की लिस्ट है, उससे भी ज्यादा बड़ी लिस्ट लेकर केजरीवाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनावी दौरा कर रहे हैं और दिल्ली मॉडल को सक्सेस मॉडल बता रहे हैं। खैर, इन तू मैं की चर्चाओं के बावजूद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन के तीसरे सम्मेलन में मुंबई जा रहे हैं, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर उन्हें आज भी कुछ उम्मीद है कि शायद बात बन जाएगी। उधर नीतीश कुमार को INDA गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चा भी तेज है। लालू यादव इस प्रयास को बल दे रहे हैं। खबर है कि नीतीश पूर्णकालिक संयोजक बनकर सक्रिय होने वाले हैं, लेकिन इस खबर से बिहार में JDU नेताओं के बीच चर्चा तेज है कि नीतीश तेजस्वी को गद्दी सौंपकर दिल्ली जा सकते हैं। तो क्या लालू यादव की मंशा नीतीश को लेकर कम है और तेजस्वी को लेकर ज्यादा है? पिछले दिनों नीतीश कुमार ने अटल जी की समाधि पर आकर उनके साथ अपने पुराने रिश्तों की चर्चा करते हुए उनकी तारीफ कर दी थी दिल्ली में, लेकिन नीतीश के मंत्री तेज प्रताप यादव ने पटना में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से बने पार्क का नाम बदलकर अब कोकोनट पार्क रख दिया। सवाल यह है कि जिस दौर में पूरी दुनिया में नजर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर टिकी है और राहुल गांधी चीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, लद्दाख में बयान दे रहे हैं कुछ से कुछ। विपक्ष का मजबूत होना वैसे तो लोकतंत्र के लिए बेहतर माना जाता है बेशक, लेकिन व्यक्तिगत ईर्ष्या को लेकर गठबंधन को देश के लिए शुभ नहीं माना जा सकता है।
तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब हमारी सेना चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी तब राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुप्त बातचीत करने में व्यस्त थे। श्रीमान राहुल गांधी जी छुट्टी बिताने गए हैं, झूठ बोलने का काम ना करें। मोदी सरकार में चीन 1 इंच भी भारत का नहीं ले सकता और हमारी सेना के लोगों ने वहां उस समय मुंह तोड़ जवाब दिया जब गलवान में अतिक्रमण करने का प्रयास चाइना ने किया। हमारी सेना ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, पर राहुल गांधी जी उस समय चाइना के अधिकारियों के साथ गुपचुप बैठक कर रहे थे। और जो बात पार्क के नाम बदलने को लेकर है पटना में, तो पटना में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखे पार्क का नाम बदले जाने पर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पार्क का नाम बदलना न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि यह अपराध के समान है। कंकड़बाग में पार्क जो बिहार सरकार बनाई थी वहां उनकी मूर्ति लगी है, उस पार्क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी से बदलकर कोकोनट पार्क के रूप में आज तेजस्वी जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। घोर आपत्तिजनक है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से बने नाम से बने पार्क को हटाना एक अपराध जैसा है। और आज हम इसे पर खास चर्चा करने वाले हैं कि क्या कुछ दुविधाएं हैं और क्या कुछ राजनीति चल रही है विपक्ष के खेमे में और उनकी राजनीति किस दिशा में जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ यादव जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत सिद्धार्थ जी। और हमारे साथ संजीव सिंह जी भी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत संजीव सिंह जी आपका भी डीडी न्यूज पर। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं और विनोद जी से पहले जरा विस्तार ले लेता हूं। विनोद जी, ये तमाम तरह की मुश्किलें हैं, दुविधाएं हैं, इसी बीच में राहुल गांधी का बयान आ जाता है लद्दाख वाले मामले पर, लेकिन ऐसा ये लग रहा है कि कभी हां कभी ना। हमने कई बार चर्चा की थी, कहीं हां कहीं ना, जैसे केरल में ना, बंगाल में हां। उसी तरह से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ा रही हैं। लाल जी, मैं अगर आपके ही रिपोर्ट से आऊं, सबसे पहले तो जो रिपोर्ट आप अभी बता रहे थे उसमें एक चीज़ तो सही बात सामने में दिख रही है जी कि एक चीज़ इंडिया ये गठबंधन को ये खुश होने की ज़रूरत है कि कम से कम केजरीवाल जी मुंबई पहुंच रहे हैं तीसरे अधिवेशन में। तो ये एक बड़ी बात है। आप कह सकते हैं कि इतने झंझावत के बाद भी अगर केजरीवाल वहाँ जा रहे हैं तो ये एक बड़ी बात माना जा सकता है, एक शुभ माना जा सकता है कि उसमें जो 26 दल के लोग हैं तो 80 से ज़्यादा लगभग नेता वहाँ जुटेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो CWC के जो नए गठन हुआ है उसमें आप देखें कि अलका लांबा का भी चयन हुआ है उस समिति में और एक तरह से उनको प्रमोशन मिला है जी। और वो प्रमोशन क्यों मिला है तो सीधे सीधे ये बात भी अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि जी तो ये भी बात तय है कि कांग्रेस ने भी अपने पत्ते जो है वो उनके सामने में रखे हुए हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता संयोजक बन के केजरीवाल अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दौरा करके और वहाँ के प्रशासन, वहाँ के कांग्रेस की सरकारें उनको जिस तरह से वो आईना दिखाते हुए वो कह रहे हैं कि आम आदमी से सीखना चाहिए, उसकी स्कूल की व्यवस्था हो या शिक्षा की स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, तो वहीं आप देखें कि CWC में आने के बाद अलका लांबा ने उनको किस तरह से सम्मानित किया है और उनको एक ठग बताया है। तो ये कंट्राडिक्शंस तो हैं, ये कंट्राडिक्शंस है और मुझे लगता है कि शायद केजरीवाल ने इस बात को समझ लिया है कि ये कंट्राडिक्शन रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया है कि वो मुंबई जा रहे हैं। लेकिन यही बात जब आप बिहार की बता रहे थे कि वो एक कंट्रास्ट जो है उसको समझने की ज्यादा जरूरत है कि अब नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि इन सालों में पहली बार आके अटल समाधि पे आके उन्होंने एक श्रद्धांजलि अर्पित की थी उस तिथि के अवसर पे, और उन्होंने एक तरह से आप कहें कि अटल जी के साथ में उनका जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, उनको चीफ मिनिस्टर बनाने में अटल जी की भूमिका को लेके वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो शायद लग रहा था कि INDA गठबंधन में एक तरह से उसको लेके एक कंफ्यूजन सा स्टेट बना है, क्योंकि कुछ लोग ये बात कहने लगे थे, बिहार में चर्चा होने लगे थे कि नीतीश कुमार एक दिन ही खिड़की और दरवाजे दोनों खुला रखते हैं, तो उनको हमेशा एक पॉसिबिलिटीज की वो संभावना बने रखने के लिए अपने आसपास की कोशिश करते हैं, ऐसे उन्होंने इस तरह से देखा था। लेकिन जब आज का ये हुआ कि अटल जी का वहाँ पे पटना के जो कंकड़बाग में वो पार्क था उनके नाम से,
उसको हटा के जो पर्यावरण मंत्री हैं तेज प्रताप यादव ने उसको कोकोनट पार्क कर दिया। तो शायद अब ये जो खबर है कि अब शायद ये है कि आरजेडी के वो जो बड़े मंत्री हैं तेज प्रताप उसके उद्घाटन शिलान्यास में नहीं जा रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि जेडीयू के कुछ प्रेशर से या नीतीश कुमार के इस प्रेशर से आरजेडी अभी बैकफुट पे है और शायद उसके उद्घाटन के लिए अपने मंत्री को नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इन सारे कंफ्यूजन के बीच में जो जिस तरह से चल रही है रसाकसी है पार्टियों के बीच में, उस सब के बीच में आप कह सकते हैं कि ठीक है मीटिंग के बाद एक मीटिंग और सही, लेकिन जो उनका एक जो एजेंडा है अगली मीटिंग के लिए, मुंबई मीटिंग के लिए कन्वेनर का और सीट शेयरिंग का, उसमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने चुनौती बढ़ा दी है एमपी और छत्तीसगढ़ में अपने इलेक्शन कैंपेनिंग करके। लालचंद जी ठीक है, आप जो सवाल उठा रहे हैं और जो सवाल हैं उस पर जरूर हम कांग्रेस प्रवक्ता से पूछते, लेकिन फिलहाल लगता है वो अभी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं। जुड़ेंगे तो ये सवाल जरूर उनसे मैं पूछूंगा। फिलहाल सिद्धार्थ जी के पास चलता हूँ। सिद्धार्थ जी, आपको लगता है कि चाहे पटना में पार्क बदलने का नाम हो, पार्क का नाम बदलने का मामला हो, बिहार का जो कानून व्यवस्था है उसका खास्ता हाल, उसकी खबरें जो लगातार आ रही हैं वहाँ से हिंसा की, हत्या की, या फिर लद्दाख में राहुल गांधी का बयान, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मौका उपलब्ध करा देती हैं हमला बोलने के लिए। सिद्धार्थ जी, देखिए मेरा मानना है कि ये मात्र राजनीतिक मौका नहीं है, ये देश के लिए एक आंख खोलने का अवसर है कि देश पहचान सके कि जो अपने आप को विकल्प बता रहे हैं इस देश में उनकी वास्तविक सच्चाई क्या है। आज किस मॉडल की बात की जा रही है? एक गठबंधन को बनाने के लिए इतना जोर लगाया जा रहा है, आपस में खींचातान इतना है, जिनसे गठबंधन ठीक से नहीं बन रहा वो सरकार बनाना चाहते हैं। और मात्र गठबंधन बनाने में समस्या नहीं है, एक दूसरे की पॉलिसीज को लेकर के भी विरोध है। अभी हमने हाल ही में देखा था, कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर आए दिल्ली, उन्होंने कहा कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है ये तो बस एक हवा है, इट इज मोर देन, मतलब ये तो उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया कि ये मात्र एक हवा है। और जब केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ गए तो उन्होंने कहा यहां तो इतना भ्रष्टाचार है कि बहुत बुरा हाल है। एक दूसरे की पोल खोलते हैं, एक दूसरे के मॉडल्स को विफलताओं की मूर्ति बताते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें एक साथ आना है क्योंकि हमें देश के लिए काम करना है। किसके लिए काम करना है? आज बिहार में क्या हालत है? आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। पत्रकारों की, चौथे स्तंभ की इतनी बर्बक हत्या वहां पर की जा रही है और उसके बावजूद इस सबको भुला करके एक हमारे महाशय राहुल गांधी जी वो लद्दाख में जाकर के बैठ जाते हैं और लद्दाख में जाकर के कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा सुनने में आया। वो सुनते बहुत हैं, समस्या ये भी है। वो जब भारत जोड़ो यात्रा पे गए तो जब उनको बोला गया कि आप संसद में कुछ बोलिए, तब भी वो कहते रहे मैंने ऐसा सुना, किसी ने मुझे रुई दी, किसी ने ऐसा किया। और अब वहां भी गए तो सुनी सुनाई पता नहीं क्या सुन रहे हैं वो। मैं तो कहता हूं अगर वास्तव में लद्दाख में जाकर के उनको कोई बात कहनी थी तो उनको दुख जताना चाहिए था कि कैसे उनके पड़नाना जी ने यूएन की सीट चीन को दे दी थी। उनको दुख जताना चाहिए था कि कैसे पूरा अक्साई चिन्ह उनके राज में चीन को खो दिया गया। और आज हमारी सेनाएं जब वहां पर भारत के लिए लड़ रही हैं तो आप उसमें उनका मनोबल कम करने का काम करते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति है, ये देश समझ रहा है। बहुत सारे सवाल हो गए और संजीव जी जुड़ भी गए हैं, तो मैं संजीव जी के पास चलता हूं। संजीव जी, पहले तो इसी पर हमें जवाब दें। अलका लांबा ठग बताती हैं और सीडब्ल्यूसी में शामिल होती हैं, और दूसरी तरफ उधर अरविंद केजरीवाल बड़ी वाली लिस्ट लेकर घूम रहे हैं, कह रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस सरकार फेल है, दिल्ली मॉडल अपना लो। ये चल क्या रहा है? कैसे बनेगा ऐसे में गठबंधन? संजीव जी। लालचंद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को खुद तय करना होगा कि उनको गठबंधन धर्म कैसे निभाना है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अगर हम चलते हैं तो पहले देखिए, अगर अध्यादेश लाने की बात हुई तो कांग्रेस साथ में है। उसके पहले देखिए तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के चर्चा हुई तो किस तरह से अलग गए। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को अगर गठबंधन धर्म निभाना तो स्वयं उनको अपनी भाषा शैली पे और उनको स्वयं को नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, आपको ख्याल होगा कि बहुत पहले कहा था कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम दिल्ली के अपने कांग्रेस के नेता हो या पंजाब के हो, हम सरकार के ऊपर अपनी संविधान भाषा का हमें निर्देश दिया पालन करेंगे। यहाँ केजरीवाल जी को यह भी सीखना चाहिए कि इन्हीं के पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी जब राज्यसभा से निष्कासित कर दिए जाते हैं पिछले सत्र में, तो हमारी नेता
श्रीमती सोनिया गांधी जी जाती हैं, ये सीखना चाहिए केजरीवाल जी को कि केजरीवाल जी नहीं जाते। ये कितनी बड़ी एक मुझे लगता है कि इनको इस गठबंधन दल के द्वारा सीखना चाहिए कि कांग्रेस की बड़ी नेता जो हम सबकी मार्गदर्शिका हैं वो जाकर के संजय सिंह का उत्साह बढ़ाती है, केजरीवाल जी नहीं जाते। थोड़ा सा इंटरफेयर करता हूं संजीव जी, थोड़ा सा इंटरफेयर, वो ये कि अभी तक अगर सीखते सिखाते ही रहेंगे तो मुंबई में जाकर क्या होगा? मुंबई में जो बैठक होने वाली है संजीव जी, मुंबई में मुझे लगता है कि इन सारे सवालों के साथ केजरीवाल जी होंगे और अच्छा लगेगा कि अभी आपने हमारी चर्चा की। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसको दूध का धुला बताने का प्रयास न किया जाए, उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर आते हैं। क्या कहा था जब पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रहे थे? क्या कहा कि योगी आदित्यनाथ को भीख तक मंगवाऊंगा, और देश में सबसे बड़ा झूठा कोई व्यक्ति है जो देश का प्रधानमंत्री है, उनको स्वयं प्रधानमंत्री फोन करके बुलाते हैं अपने गठबंधन में। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक तरफ बात करेंगे केजरीवाल की, तो दूसरी तरफ मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि उनके साथ जो लोग एनडीए के गठबंधन में हैं वो भी अपने गठबंधन धर्म का चित्र पालन करें, पूरा देश देख। ठीक, मैं जवाब लूंगा इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, लेकिन पहले विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, जिस तरह से कि गठबंधन के अंदर, जैसे मैंने अभी उनसे संजीव जी से पूछा कि भाई अभी तक अगर सीखते सिखाते ही रहेंगे तो जो मुंबई अधिवेशन है, मुंबई बैठक है, उसमें क्या करेंगे? उसमें क्या कुछ सामने आएगा? कुछ उम्मीद बन रही है विनोद जी? लालचंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। संजीव जी की बात को तो सिद्धार्थ जी जवाब देंगे, और सिद्धार्थ जी अच्छे प्रवक्ता हैं और मुझे लगता है कि उनके पास जानकारी है इन सब चीज़ों की, तो मुझे शायद जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बात वो उठा रहे थे और बात कह रहे थे अपने सारे 26 से जो अलायंस है उसको लेके, तो ये समझने की जरूरत है कि इसमें कांग्रेस पार्टी की जितनी मजबूरी है उतनी मजबूरी आम आदमी पार्टी की भी है। ये अलायंस सिर्फ दोनों, हर पार्टी की अपनी अपनी मजबूरी पे चल रही है। मजबूरी इन सेंस बताऊं कि अगर दिल्ली के ये 7 सीट्स को लेके जिस तरह से पहले दिन अलका लंबा का ये बयान आया था खड़गे जी के और राहुल जी की मीटिंग के बाद, तो उस दिन के बाद जो सीधे सीधे आप देखिए आम आदमी पार्टी से एक तरह से विद्रोह की आवाज सुनाई पड़ी थी कि हमें जो मुंबई नहीं जाना है और इस मीटिंग में जाके हमें फायदा क्या है। लेकिन अगले दिन आप ये देख रहे हैं कि अभी 2 दिन के बाद में केजरीवाल खुद कहे हैं कि हम एएनआई के सोर्स से कहा गया कि हम मुंबई जा रहे हैं। अब सवाल है क्यों जा रहे हैं, तो सीधे सीधे मतलब यह है कि दिल्ली के 7 सीट पे अगर देखिए उस समय में भी 2019 का भी इलेक्शन का भी डेटा देखिए तो वहां फाइट में कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच में था। तो आप ये देखिएगा 5 सीट पे जो नंबर 2 के जो हैसियत में वहां कांग्रेस ही थी। तो पंजाब में भी आप इस तरह की हालत देखिए तो उनको पता है कि लोकसभा इलेक्शन में अगर इस सीट शेयरिंग से कांग्रेस के साथ में उसको कुछ मिल जाता है तो ऑब्वियसली वो इतना दूर उनके साथ में चल पड़ेंगे। लेकिन जहां राज्य की बात होगी तो वो डिस्क्लेमर ले लेंगे कि राज्यों में ये नियम लागू नहीं होता। तो छत्तीसगढ़ और एमपी में फिर दूसरी करवट बदल लेंगे। तो ये सारी चीजें कंफ्यूजन के बीच में मैं दूसरी बात आपको कहने जा रहा था, शायद उसको संजीव जी बेहतर जवाब देंगे कि आखिर बिहार में जो चीजें शुरुआत हुई थी, आज बिहार में टसल ये है कि ये संयोजक की भूमिका में जो नीतीश कुमार आएंगे उसके पीछे लालू यादव की पॉलिटिक्स क्या है। ठीक, लालू यादव क्यों इस तरह से पैरवी कर रहे हैं? हाँ, लालू यादव क्यों पैरवी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक होनी चाहिए? आपने देखा कि पहली मीटिंग जब पटना में हुई थी उस समय में पूरे मीटिंग को 3 महीने से ज्यादा नीतीश कुमार ने हर स्टेट में सारे विपक्षी लीडरों को बुलाया, वहां पे जाकर उनसे 1-to-1 मीटिंग की थी। लेकिन जब पटना में उन सारे मीटिंग की पहल हुई थी तो सबसे पहले सारे नेता जो है लालू जी के घर पे पहुंचे। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली नीतीश कुमार को लग गया था कि उनकी जो ये सारी कोशिशें हैं वो कहीं तरह से हॉस्टेज बन गया है। और अब जो है जो लालू यादव उनके तरफ से पैरवी कर रहे हैं, ये बात पटना में ये चर्चा है कि लालू यादव एक तरह से उनको संयोजक बना के बिहार की जो राजगद्दी है उसके तेजस्वी के लिए वो फ्री छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि वहां ये बात वो खड़गे जी ने बता दिया है कि जब ये सेक्रेटेरिएट होगा कन्वेनर बदलने के बाद तो उसमें परमानेंट भूमिका होगी एक आदमी की, शायद वो भूमिका में नीतीश जी आएंगे तो बिहार से उनको शायद रिजाइन करके यहाँ दिल्ली आना होगा। ये स्थिति शायद बन रही है। लौटता हूँ आपके पास लौटता हूँ और इस पर संजीव जी का जवाब लूंगा, लेकिन पहले सिद्धार्थ जी के पास चलता हूँ। सिद्धार्थ जी, कुछ सवाल संजीव जी ने उठाए कि भाई आपने भी तो ऐसे लोगों को गठबंधन में शामिल कर लिया जो आपको कोसते थे। देखिए, संजीव जी कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी पुराना राजनीतिक दल है, इसलिए सब कुछ माफ करके भी वो आगे बढ़ जाएं तो चलेगा, हमें भी चल जाता। आपने उनके साथ
हाथ मिला लिया, जो आपको कहा करते थे कि 2 दिन के लिए सोनिया जी को जेल में डाल दो, सारे भ्रष्टाचारी बाहर निकल आएंगे, फिर हमें कोई समस्या नहीं है, करिए। पर आप हाथ मिलाने के बाद भी एक दूसरे की विफलताओं को गिना रहे हैं, ये समस्या है। आप मिलाने के बाद भी कहते हैं ये भ्रष्टाचारी है, ये ठग है, कोई कह रहा है कि सब सीमाएं पार हो चुकी हैं। आपकी छीटाकछी तो आज भी नहीं रुकी, और उसका परिणाम देश भुगते ये हरगिज देश की जनता नहीं चाहती। हमने ऐसा दौर भी देखा जब 16 मई 96 से लेके 97 तक देश ने 4 प्रधानमंत्री देखे। हमने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर्स का दौर भी देखा, और आपके गठबंधन की स्थिति भी आज यही है कि सोमवार को एक प्रधानमंत्री, मंगलवार को दूसरा, वेंसडे को तीसरा, थर्सडे को चौथा। ये अब देश को नहीं चाहिए। जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा हो, जो देश 100 यूनिकॉर्न्स को पोजेस करता हो, देश का सबसे बड़ा टनल, सबसे बड़ा सोलर पार्क जहां पर हो, उस देश को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। और इसीलिए आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि आप किस प्रकार के गठबंधन को आगे लेके चल रहे हैं। अगर गठबंधन करने के बावजूद आपके मन में अगर ये मनभेद है, मात्र मतभेद नहीं, मनभेद है, तो फिर ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये विपक्ष के लिए भी ठीक नहीं है, और उस चिंता को मैं व्यक्त कर रहा हूं। तमाम मतभेद और मनभेद के बावजूद संजीव जी, क्या मुंबई अधिवेशन में नीतीश कुमार जी को कन्वीनर बना करके वास्तव में लालू जी की जो लंबे समय की मुराद है उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे आप? आपके बड़े लंबे समय से सहयोगी रहे हैं, बड़ी वफादारी निभाई है लालू जी ने आपके साथ। लालचंद जी, ये तो मुंबई के अधिवेशन में चीजें तय होंगी, कन्वीनर कौन होगा, लेकिन जिस हिसाब से अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय गुणगान कर रहे थे, मुझे लगता है कि कुछ चुनाव की मुझे इनको सूचना देनी पड़ेगी फिर से। याद है वो दौर कि जब नरेंद्र मोदी जी ये भाषण दिया करते थे कि बाप बेटी की सत्ता नहीं बनने दूंगा, बाप बेटी की सत्ता नहीं बनने दूंगा। जनता पार्टी सत्ता के लिए समझौता करने को तैयार हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र था। उत्तर प्रदेश में सोनेलाल पटेल हुआ करते थे, अपना दल से जिसका 36 का आंकड़ा रहा करता था, आज उसी अपना दल के उनके अपना दल की नेता है अनुप्रिया पटेल, उनके साथ गठबंधन करते हैं। देखिए सिद्धार्थ जी, पहली बात तो समझिए कि हिंदुस्तान के जो लोकतांत्रिक परंपरा में जो दल आते हैं, क्षेत्रीय दल हैं चाहे राष्ट्रीय दल हैं, कहीं न कहीं हर बड़े दल की एक मजबूरी होती है सत्ता में, क्योंकि आपको भी मजबूरी स्वीकार करते उन दलों के साथ जुड़ना पड़ता है। और जहां पर आपकी 2 सीट मेघालय में पाते हैं, आप किस बड़े मुंह से कहते हैं कि भाजपा की सरकार बन गई, जहां आप एकदम अल्पमत में हैं। तो ये भी राग भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं प्रधानमंत्री जी अलापते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी चाइना को लेकर के मैं उसी पर आ रहा था, मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए कि लद्दाख में राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया, ऐसे बयान देकर के ऐसा नहीं होता कि मतलब खुद ब खुद ऐसे बयान देकर के जिसे कहते हैं आ बैल मुझे मार वाली बात। 2-3 चीजें मुझे लालचंद जी मैं बार बार कहता हूं। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, तापिर गांव कांग्रेस के नहीं है। 2018 संसद में उनके बयान दर्ज हैं। उन्होंने जब कहा कि प्रधानमंत्री महोदय अरुणाचल के 20 किलोमीटर चीन की सेना आ गई और गांव बसा लिया है, तो तापिर गांव की आवाज बंद कर दी जाए। ये तापिर गांव का बयान है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था जब अप्रैल 20 में हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, तो कहा था न कोई आया है न कोई घुसा है। अभी प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य गुजरात में एक चीनी है जो मात्र अभी 1 हफ्ते पहले 1200 भारतीयों का 1400 करोड़ रुपया लेकर के गायब हो गया। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? चलिए मैं जवाब लेता हूं। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी इस बात की है। भारतीय जनता पार्टी क्यों बचना चाहती है? और वो तो आपका बफर जोन जो था उसको भी मानने को तैयार नहीं है। जवाब ले लेता हूं। 100 जी लेता हूं जवाब। सिद्धार्थ जी जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर विनोद जी। देखिए ऐसा है कि ये जो एक सिलेक्टिव प्रकार की एक प्रवृत्ति है ना, कि हमारे मन में इतना नेगेटिविटी हो गया कि जो नेगेटिव दिखेगा उसी को पकड़ेंगे। आप 2018 को देखना चाह रहे हैं, आप किरण रिजिजू जी का बयान नहीं देखना चाह रहे हैं। मैं संजीव जी आपके बीच में नहीं बोला, मैं संजीव जी आपके बीच में नहीं बोला, एक एक करके। हाँ आपने आज किरण रिजिजू जी हमारे मंत्री आपको कह रहे हैं कि चलिए मेरे साथ एक एक कोना दिखा के लाता हूं, बताइए कौन सा आपके ऑक्यूपाइड है, बताइए एक एक गांव लेकर के चलता हूं, वो आपको नहीं दिखेगा। हमारी सेना कह रही है कि हमारी 1 इंच नहीं गई, वो आपको नहीं दिखेगा। और आप ये हल्की बयानबाजी करते हैं लद्दाख में जाके, किसके कहने पर? आप मतलब ढूंढ रहे हैं, या तो विदेश से कोई कह दे, नहीं तो देश से कोई कह दे, कोई कह तो दे कि हमारी भूमि गई है, पर आपकी मंशा पूरी नहीं होने वाली। कोई क्यों कहेगा?
आपके कहने पर नहीं कहेगा। 20 सैनिक आपका दौर अलग था। सैनिक संजीव कैसे जी आप हलाक बीच हुए में थे? टोकेंगे तो इसको ठीक नहीं बताइए है। आप। संजीव जी आप नहीं, बीच में आप टोकेंगे। सेना का नाम लेंगे गलत है। हाँ। आप सेना को लेकर नहीं, हमारी कौन सेना लोग ने मारे कहा गए है थे? संजीव जी, ठीक है। हमारी आप सेना ने ठीक है। औपचारिक कौन बयान लोग में शहीद कहा हुए थे? है सेना, 20 सैनिक संजीव किसके शहीद जी हुए थे? ठीक है। किस सेना के थे? नहीं, शहीद आप बिल्कुल बोलेंगे, हुए थे, तो शहीद हुए थे, वहां पर झड़प हुई थी। सैनिकों के परिवार के ऊपर क्या बीती होगी जिनके संजीव परिवार जी के लोग निश्चित शहीद हुए? तौर पर आप कह रहे हैं निश्चित कि नहीं संजीव जी आप किनकी बात कर रहे हैं? आपने कौन से परिवारों की चिंता करी आज तक? 2020 में आपने कौन से परिवारों की चिंता करी गलवान संजीव के जी? शहीदों की बात कर रहे हैं, गलवान के शहीदों की झड़प हुई थी, उसमें चीन के भी कितने गुने संजीव जी आप शहीदों के परिवार की याद मत दिलाइए। ठीक है। मैं एक शहीद परिवार से आता हूं। ठीक है। आप मुझे याद मत दिलाइए शहीदों के परिवारों की। आपसे तो वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया गया। नहीं, झड़प हुई थी, सैनिक शहीद हुए थे, ये बात सच है। विषय नहीं है, लेकिन ये बहसबाजी का विषय नहीं है। सैनिक शहीद हुए थे, ये भी सच है। मैं आप दोनों के पास लौटता हूँ, आप दोनों के पास लौटूंगा। विनोद जी के पास मुझे जाने दीजिए। विनोद जी, राहुल गांधी ने ऐसे बयान देकर के क्या भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया? लाल जी, दोनों प्रवक्ता तो आपस में बात कर रहे थे, उन चीज़ों को मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीके से सिद्धार्थ जी उनका जवाब दे रहे थे। लेकिन हाँ। संजीव जी को एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा जी। कि संजीव जी आपके तर्क जो भी हों, लेकिन टाइमिंग को देखिए। हाँ अभी जो टाइमिंग है ये आप देखिए कि ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं कल जी, और दुनिया की निगाहें ब्रिक्स सम्मेलन पे है। और ब्रिक्स सम्मेलन को आप ये कह सकते हैं कि G20 के पैरेलल में भी ब्रिक्स सम्मेलन का एक सब माना जाता है कि आज कई कंट्री उसमें आने के लिए तैयार है, कि उसको भी लगता है कि ये पावरफुल ये संगठन बन रहा है। कम से कम आप इकोनॉमिक फ्रंट पे देखिए उसको तो। लेकिन आप इसके बीच में एक शिखर सम्मेलन देश का होने जा रहा है, देश का एजेंडा उस तरफ है, और आप अगर लद्दाख में जाके कांग्रेस, आप राहुल गांधी एक बड़ा नेता हैं और वो जाके जिस तरह से भ्रम फैलाते हैं, तो शायद उनके मनसा क्या है ये बात देश को समझ में आती है। ये सारे भ्रम की बात तो बाद में भी कर सकते थे, लेकिन जो टाइमिंग है वो टाइमिंग गलत है। संजीव जी, मेरा ये कहना है। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जो बात अभी बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ जी और ये संजीव जी आपस में बता रहे थे कि ये तू मैं का एजेंडा देश समझ रहा है कि आप किस तरह से उस तरह से विपक्षी गठबंधन को लाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा एजेंडा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो लाल किले से दिया 2024 के बाद का, और उन्होंने जो बात कही है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के दिखाएंगे, ये रोड मैप जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक ये देश मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सोशल इंजीनियरिंग आपका नहीं करेगा। हाँ, जल्दी से छोटा सा मैं कुछ कहना चाह रहा था। 10 सेकंड में। बहुत चालाकी से आप एक पक्ष की बात रख रहे हैं। क्या देश ये दुनिया ये नहीं देखती है कि प्रधानमंत्री के नाक के नीचे देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों को किस तरह से अपनी पार्टी के सांसद को बचाने का काम किया गया? क्या हमारी बेइज्जती नहीं होती है? वो मामला अदालत के अधीन है। देखिए, आप शायद ब्रिजभूषण सिंह वाला मामला कह रहे हैं। आप सुनेंगे नहीं? सुनिए लालचंद जी, सुनिए। मणिपुर के मुद्दे को यूरोपियन सांसद ने किस तरह से उठाया? क्या इसमें देश का अपमान नहीं होता जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का नाम तक नहीं लेते? संजीव जी, एक बार गृह मंत्री आते कहते 15 दिन बाद आएंगे। संजीव जी, बड़ी अदब के साथ कहना चाहूंगा, मणिपुर चल रहा है। संजीव जी, बड़ी अदब के साथ कहना चाहूंगा, बाहर का अपना एजेंडा होता है, बाहर का अपना एजेंडा होता है। वरना कश्मीर में इतना खून खराबा हुआ, कौन कौन से देशों ने अपने संसद में चर्चा कर ली? कश्मीर में तो आज भी तो लोग पूछ रहे हैं कि कश्मीरी पंडित क्यों मारे जा रहे हैं? चलिए, क्या जवाब है इसका? ठीक है। फिलहाल मैं इस चर्चा को यहां विराम देता हूं। आगे हम लोग और ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए, सिद्धार्थ जी आपका भी और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और जो हमारी अगली खबर है वो पंजाब से जुड़ी हुई है, जहां पर कि बिजली विभाग में जबरदस्त गड़बड़ी सामने आई है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1,500 करोड़ रुपए की बिजली चोरी का दावा कर दिया। मान सरकार ने कटिया डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है। अरविंद केजरीवाल की जो फ्री बिजली है वो राज्यों में सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा बना हुआ है, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन के सामने बढ़ते घाटे ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। पावर कॉर्पोरेशन ने 40% पावर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस की बात मान ली है, लेकिन ट्यूबवेल चलाने को लेकर कटिया डालने को रोकने में कॉर्पोरेशन अक्षम साबित हुआ है। अब जानने की बात यह भी है कि स्टेट पावर कॉर्पोरेशन पर 17,500 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ चुका है, तो फ्रीबी कल्चर में इस कर्ज का बोझ लगातार बढ़ने की ही संभावना है। राज्य सरकार कॉर्पोरेशन को 8,300 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में देती है, लेकिन सरकारी विभागों के ऊपर 3,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का बकाया है।
पिछले दिनों राज्य विधानसभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएसी ने राज्य के 5 एकड़ से ज्यादा भूमि जोतने वाले किसानों से फ्री बिजली की छूट को रोकने की अनुशंसा की थी, सिफारिश की थी कि मत दिया जाए फ्री बिजली। पीएसी ने भूमि जल दोहन पर चिंता जताते हुए पानी के अत्यधिक इस्तेमाल पर चिंता जताई थी। राज्य के कई इलाकों में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, लेकिन पीएसी ने अपना फैसला क्यों बदला, ये भी एक सवाल है। यानी सोशल वेलफेयर के नाम पर सियासत प्रकृति के साथ विकास को भी प्रभावित कर रही है। लेकिन पंजाब मॉडल को लेकर भगवंत मान दूसरे राज्यों का दौरा कर रहे हैं और बिजली फ्री का जोर जोर से प्रचार भी कर रहे हैं। तो वहीं से सवाल उठ रहा है जहां के मॉडल को लेकर ये जा रहे हैं। आकांक्षा सक्सेना हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ। आकांक्षा, जिस तरह से ये मामला सामने आया है फ्री बिजली को लेकर के, तो निश्चित तौर पर पहले ही जो पावर कॉरपोरेशन था उनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, लेकिन ये बिजली चोरी, फ्री बिजली और बिजली चोरी दोनों ने मिलकर के जो हालात पैदा किए हैं, तो जिस मॉडल को आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में जाकर दिखाती है वो मॉडल वहीं से फेल हो रहा है। जी लाल सिंह जी, जैसे आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो वो पहली बार पंजाब में बनी है और कहीं ना कहीं जो मॉडल दिल्ली का मॉडल है वो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब में। पंजाब एक इतना बड़ा स्टेट है और पहले से ही वहां पर हर एक चीज इज इन प्रॉपर वे, तो आप वहां पे ज्यादा चेंजेस आप ला नहीं सकते। जो आपने बात कही कि फ्री जो बिजली चोरी की बात कही आपने कि कुछ 48% जो है बिजली चोरी बढ़ी है स्टेट के अंदर, और ये बिजली चोरी जो है वो लगभग सभी सरकारों के लिए जो एक बहुत मुश्किल काम होता है बिजली चोरी रोकना। बिजली चोरी रोकना मुश्किल इसलिए होता है कि किसान जो है वो संगठन इकट्ठे हो जाते हैं, वो घुसने नहीं देते हैं अपने इलाकों में, और उस वजह से बिजली चोरी जो है वो एक इस सरकार के लिए नहीं बाकी सरकारों के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप ठीक कह रहे हैं, पीएसपीसीएल के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बन गया है, क्योंकि जो सब्सिडी जो एक तरीके से 5,500 करोड़ रुपए का जो उपभोक्ताओं से जो एक आता था बिलों के थ्रू आता था, अब वो आना बंद हो गया। सब्सिडी जो है वो दे रही है सरकार, जो सब्सिडी का पैसा भी है वो पीएसपीसीएल के पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखें तो पूरी मार जो है वो उनके ऊपर पड़ गई है। और इसमें मान सरकार, भगवंत मान की सरकार जो है वो भी किसी भी तरह की कार्रवाई करने में अपनी अक्षमता दिखा रही है, हाथ खड़े कर रही है। जी देखिए, मैंने आपको बताया कि किसी भी जगह पर किसानों के साथ अगर आपने उनके इलाके में जाना है तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अंदर तक जाना, पेनिट्रेट करना बिना पुलिस फोर्स के। और पीएसपीसीएल की कुछ टीम्स ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले भी कुछ गिरफ्तारियां करी हैं, पर देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। और छुटपुट अगर हम बिजली रोकते भी हैं, पर देयर हैज टू बी अ स्ट्रिंजेंट रूल। बिजली चोरी के ऊपर जो है एक बहुत कसना पड़ेगा काफी तेज तरीके से सरकार को, तभी बिजली चोरी रोकी जा पाएगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह चिंताजनक बात है। और ऐसे में सवाल यही है कि जिस मॉडल को वो दूसरे राज्यों में बेचना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, सवाल वहीं पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और अब हम रुख करने वाले हैं पश्चिम बंगाल का, जहां पर आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने खबर दिखाई थी जादवपुर यूनिवर्सिटी की, और वो रैगिंग से जुड़ी खबर थी। पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में रैगिंग पर हुए बवाल और एक छात्र की आत्महत्या मामले पर अब यूनिवर्सिटी प्रशासन सख्त हो गया है। विश्वविद्यालय में रैगिंग मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और नए वीसी आए हैं। उन्होंने कहा कि रैगिंग को लेकर सख्ती जरूरी है। तो मामले की जांच कर रही पुलिस ने हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। विश्वविद्यालय में रैगिंग के साथ वसूली भी होती थी और लड़कियों को सीनियर्स परेशान किया करते थे। ये सब खुलासे हो रहे हैं। सीनियर्स हॉस्टल में आने वाले फ्रेशर्स से पैसे की वसूली करते थे। इसके साथ ही हॉस्टल के पड़ोस के घरों में रहने वाली लड़कियों को छींटाकशी भी किया करते थे। फ्रेशर्स को भद्दे भद्दे कमेंट करने के लिए बाध्य किया गया था। उनसे पूछा गया उनकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, या फिर वो क्या समलैंगिक है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए। पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में कम्युनिस्ट छात्र संगठनों का ही दबदबा रहा है, टीएमसी का भी। कई तरह की गड़बड़ियों के वहां से लगातार खुलासे होते रहे हैं। विश्वविद्यालय को कट्टर विचारधारा की जकड़न में बांध रखा है कम्युनिस्ट ने और टीएमसी के संगठनों ने।
विचारधारा की आड़ में गुंडागर्दी चलाई जा रही है वहां पर। जादवपुर यूनिवर्सिटी के बवाल पर टीएमसी और सीपीएम जैसी पार्टियों के मुंह पर ताला है। इतना बड़ा बवाल हो गया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं इनकी तरफ से। मुख्यमंत्री की बात कीजिए तो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इमामों के सम्मेलन में व्यस्त हैं। इमामों की नाराजगी को दूर कर उनको खुश करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। दादा, सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी की जांच में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह के बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं पुलिस की जांच में, वो अपने आप में बहुत चिंता की बात है। क्योंकि देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी जकड़न में तो है, कम्युनिस्टों की जकड़न में, टीएमसी के छात्र संगठनों की जकड़न में, लेकिन विचारधारा की आड़ में ये क्या कुछ वहां होता रहा इतने दिनों तक? प्रसेनजीत दा, देखिए लालचंद, पहले तो क्या कुछ होता रहा ये तो अब काफ़ी सारे हमारे मीडिया की परिसर में और जिसको कहते हैं पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। लेकिन कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं कि जो लोगों को पता नहीं है। जब 2000 सन 2000 से हम माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर और जनयुद्ध हो, ये जो 2 नक्सली संगठन है, इनके बारे में स्टोरी करना शुरू किए थे, तो उस वक्त हमारी स्टोरी करने की जो जरिया था वो जादवपुर का ही स्टूडेंट हुआ करता था, जो जंगलों से खबर लेके हमारे पास पहुंचते थे। पहली बात तो ये वही जादवपुर यूनिवर्सिटी है जहां पे बुद्धों ने ट्रैफिक जाम दिखाने से, इतना बवाल दिखाने से रोका गया था और इतना बवाल किया गया था कि जैसे वो जो सिनेमा है, वो सिनेमा पूरा देश को नाश कर देगा, ऐसा स्थिति बन गया था। ये वही जादवपुर यूनिवर्सिटी है जहां पे चांसलर के हिसाब से आज की वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी को घुसने नहीं दिया गया था। ये वो जादवपुर यूनिवर्सिटी है जहां पे सेंट्रल मिनिस्टर होने के बावजूद भी बाबुल सुप्रियो को मारा पीटा गया था, जो ओपनली हमारे कैमरा में आया था। ये वो जादवपुर यूनिवर्सिटी है। ये वो जादवपुर यूनिवर्सिटी है जहां पे जो जिन 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनमें से एक अपना मिडिल फिंगर, आप जानते हैं मिडिल फिंगर दिखाने की मतलब क्या है। पुलिस की गाड़ी में बैठकर मीडिया को मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं। ये वो जादवपुर यूनिवर्सिटी है जहां पे मेन एक्यूज जो है सौरभ चौधरी, जिनका कहना है कि मैं गरीब हूं इसीलिए मुझे कुछ किसी का मदद नहीं मिल रहा है। मतलब किस तरह के ठंडे दिमाग की क्रिमिनल है ये सारे, जो अल्ट्रा लेफ्ट की जो वहां पे जिसके बारे में आप कह रहे थे। मैं कुछ जो एग्जाम्पल है ये देके आपको समझाने की या देश को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैंपस के अंदर जहां पे सीसीटीवी लगाने नहीं दिया, सीसीटीवी लगाने की कोशिश में जो वाइस चांसलर मिस्टर अभिजीत ने कोशिश किया था, उनको ऐसे स्थिति में डाला गया था कि उनको रिजाइन करके निकल जाना पड़ा। तो ऐसे ही जादवपुर यूनिवर्सिटी में आज जो कुछ भी हो रहा है, एक बच्चे की मौत के ऊपर इन्होंने आज, अगर ये जो सच्चाई है जादवपुर का, जो हम पिछले कई सालों से बाहर लाने की कोशिश किया है, आज जादवपुर का सच्चाई लोगों के सामने आने लगा। लेकिन इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस का वहां पे पैर जमाने के लिए कोशिश किया जा रहा है और ममता बनर्जी इमामों को वहां पे कुछ संबोधन करने के लिए एकदम निश्चिंत है। मैं उसी पर आ रहा था कि इतना बवाल मचा हुआ है और ममता बनर्जी इमामों को खुश करने में लगी हुई हैं। आज सम्मेलन है उनका। एग्जैक्टली लालचंद, इसके अलावा उनके पास आने वाले चुनाव में कुछ करने लायक है भी नहीं, क्योंकि पंचायत चुनाव में ये पूरी तरह से साबित हो चुके हैं कि जो मुसलमान वोट है वो उनसे दूर जाने की जो ये है वो चालू है अभी भी। और आईएसएफ जैसे छोटे संगठन वो भी मुसलमानों के ऊपर अपना पकड़ जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब किस तरह से इमामों और मुअज्जिम लोगों की जो भाता है, जो स्कॉलरशिप है उसको बढ़ाकर या किसी दूसरे, अभी थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी अपना भाषण शुरू करेगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इस तरह से जो सवाल उठने लगे हैं कि पुरोहितों का इस तरह से सम्मेलन क्यों नहीं किया जाता है। पुरोहित भी तो कई सारे हैं, कई हजार है पूरे बंगाल में, उनका सम्मेलन क्यों नहीं किया जाता है? क्यों इमामों की सम्मेलन, क्यों मुअज्जिमों की सम्मेलन? लालचंद, प्रधानमंत्री ने लाल किले से तुष्टीकरण की बात उठाई थी, लगता है
कि आप वही बात कह रहे हैं कि आखिर पुरोहितों का सम्मेलन क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दादा इस खबर पर जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए थे। और फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल फिर इसी वक्त हम हाजिर होंगे इस वक्त लेकर। और इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।